तो पिछले क्लास में अगर आपको याद होगा, ध्यान दीजिए बेटा इधर सब लोग, पिछली क्लास में हम लोगों ने स्पेशल पर्पस पीएन जंक्शन डायोड स्टार्ट किए थे। वैसे तो हम लोग न्यूमेरिकल्स ले रहे थे और हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर्स ले रहे थे, और फिर बाद में स्पेशल पर्पस पीएन जंक्शन डायोड का हम लोग ने स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोग ने पहला जीनर डायोड हम लोग ने स्टार्ट किया था। जीनर डायोड अगर आपको याद होगा, वो एक स्पेशली डिजाइंड सेमीकंडक्टर डायोड है। जानबूझ के उसके अंदर इम्प्योरिटी ज़्यादा डाली जाती है ताकि आसानी से डिप्लीशन लेयर टूट जाए। अगर डिप्लीशन लेयर आसानी से टूट जाएगी तो ज़्यादा हीट जनरेट नहीं होगी, ज़्यादा हीट जनरेट नहीं होगी तो डायोड डिस्ट्रॉय नहीं होगा। जैसे एग्जांपल लिया था, कोई भी फ्लेक्सिबल चीज़ को जब आप मोड़ते हैं, है ना, जिसको डिफॉर्म करने के लिए कम फोर्स लगता है, तो जब आप उसको डिफॉर्मिंग फोर्स लगा के छोड़ते हैं तो वापस अपनी ओरिजिनल सिचुएशन में आ जाता। मगर कोई कड़क चीज़ है जिसको डिफॉर्म करने के लिए ज़्यादा फोर्स लगता है, एक बार उसको आप फोर्स लगाएंगे तो टूट जाती है हमेशा के लिए। तो जीनर डायोड एक वोल्टेज रेगुलेटर की तरह काम करता था, और नीट में उसका जैसा फोकस, देखो नीट में जो फोकस माना जाएगा प्राइमरीली ऑन पीएन जंक्शन डायोड, ऑर्डिनरी पीएन जंक्शन डायोड, और आपका लॉजिक गेट्स। 99% आपको जो आएंगे क्वेश्चन इन दो रीजन में से ही आएंगे। बहुत एक आध बार कोई रेक्टिफायर में एक आध बार होता है वो सालों में कि रेक्टिफायर और वोल्ट जीनर डायोड का कोई एक आध क्वेश्चन आ गया, ठीक है ना। जीनर डायोड का मैंने थ्योरेटिकल थोड़ा सा कंसेप्ट बताया था मैं आपको, मैथमेटिकल मैंने बोला देखता हूँ कि आपका है कि नहीं सिलेबस में। नीट के अंदर तो नहीं है इतना खास उसका मैथमेटिकल, और स्टेट बोर्ड में है, हल्का सा है, तो मैं थोड़ा सा वो ले लेता हूँ ब्रीफ में, छोटा सा ही है, और फिर उसके बाद अपन आगे के उस पर बढ़ेंगे। तो हम लोग देख रहे थे जीनर डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर, जीनर डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। तो इसका सर्किट डायग्राम मैंने कुछ इस तरह से बनाया था आपको, इफ यू रिमेंबर, कि ये इस तरह से रहेगा। ये आपका जीनर डायोड, ये इनपुट रेजिस्टेंस या सीरीज रेजिस्टेंस जिसको आप कहेंगे आरएस, यहां पर आपका रहेगा लोड रेजिस्टेंस, आरएल, और यहां से टर्मिनल से जिससे आप आउटपुट बाहर निकालेंगे, और फिर उसके बाद ये इनपुट टर्मिनल से यहां पर आप सप्लाई करते हैं इनपुट वोल्टेज। फिर यहां से करंट जाता है, दो ब्रांचेस में बढ़ता है, एक करंट जो लोड रेजिस्टेंस से जाएगा IL, और एक करंट जो जीनर डायोड से जाएगा IZ। इसी डायग्राम को कुछ ऐसा भी सेट किया जाता है, यही डायग्राम है वो, कुछ अलग नहीं है, इसको ऐसा भी बनाया जा सकता है। ये जो RS ऐसा था वो इधर आ जाएगा, और ये रहेगा आपका जीनर डायोड, और ये रहेगा लोड रेजिस्टेंस, ठीक है। और देखो जैसा कि हमने देखा, यहां मिलेगा आपको इनपुट वोल्टेज और यहां मिलेगा आपको आउटपुट वोल्टेज, और वंस अगेन फिर वही करंट I इधर से आ रहा है, दो ब्रांचेस में बढ़ रहा है, ये लोड करंट से जाने वाला IL और जीनर डायोड से जाने वाला IZ। तो ये दोनों डायग्राम एक ही है, कुछ अलग अलग नहीं है, सिर्फ इसमें ये हुआ, ये वायर को अपने ऐसा सीधा कर दिए, है ना, और उसको थोड़ा सा बाद में ऊपर जाके बेंड किया आपने, तो उससे कुछ अलग अलग नहीं आ रहा है कंसेप्ट। अब बात ऐसी है बेटा, यहाँ पर हम लोग कहेंगे कि ठीक है, बाय किरचॉफ्स करंट लॉ, अगर आप किरचॉफ्स करंट लॉ लगाते हैं, ये कोई भी एक जंक्शन पे, जैसे ये वाले जंक्शन पे भी मैं किरचॉफ्स करंट लॉ लगाता हूँ, तो यहाँ आप लिख सकते हैं I = IZ + IL, है ना। आपका जो करंट रहेगा वो IZ + IL रहेगा बाय किरचॉफ्स करंट लॉ। अब देखो यहाँ पर आप जो इनपुट वोल्टेज सप्लाई करोगे वो दो हिस्सों में बटेगा। यहां से देखते हैं, चलो यहां देखो,
आप जो भी इनपुट वोल्टेज सप्लाई करोगे वो दो हिस्सों में बटेगा, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। यहाँ जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है वो आई वी एस से पकड़ लो, और यहाँ जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा ये मान लो आपका वी जेड के बराबर है। तो मैं बोल सकता हूँ इनपुट वोल्टेज इज इक्वल टू वी एस प्लस वी जेड। अच्छा ठीक है, वी जेड को आप क्या लिख सकते हो, तो बोले आप उसको आई इंटू आर एस लिख सकते हो, और प्लस वी जेड, सॉरी वी एस को आप आई इंटू आर एस लिख सकते हो, और आई को आप लिख सकते हो आई जेड प्लस आई एल इंटू आर एस प्लस वी ओ। अब ये वी ओ क्यों आया, सिंस वी जेड इज इक्वल टू वी ओ, क्योंकि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। आपको याद होगा बताया था मैंने कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस कैसा होता है, सेम। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस आपका ये यहाँ डेवलप होगा उतना ही आउटपुट में मिलेगा आपको, तो आउटपुट वोल्टेज वहाँ मिलेगा इस तरह से। अब सिचुएशन क्या होती है कि भैया अगर सपोज करो आपका इनपुट वोल्टेज बढ़ता है, तो इनपुट वोल्टेज बढ़ने के कारण आपका ये इनपुट करंट बढ़ता है। अब इनपुट करंट बढ़ेगा तो उसके अंदर दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, एक तो आई जेड आई एल दोनों बढ़ेंगे या दोनों में से कोई एक बढ़ेगा। अब ऐसा है कि यहाँ पर हमारे पास आई जेड के पास चांस है ना, आई जेड के पास एक ऐसा चांस है कि आप तुम जितना चाहे उतना बढ़ाओ, है ना, मगर यहाँ पर आउटपुट वोल्टेज कैसा रहेगा, सेम रहेगा। और इसी वजह से यहाँ पर आउटपुट वोल्टेज आपको उतना ही मिलता है जितना कि वी जेड में मिलता है। तो ये वर्किंग एनालिसिस करके आपको दिया गया है जीनो डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर में। नोट्स मैंने ग्रुप पे ट्रांसफर किया है, एक उस पर किया है, बाकी कर दूंगा मैं, और उसमें से देखकर हुबहू आप लिख लेना। बस छोटा सा लिखना है, 3-4 लाइन का उसका एक्सप्लेनेशन है, बस जो मैं आपको बोलने बोला मैंने बस उतना ही है वो। और मेन सबसे ज़्यादा उसका डायग्राम होता है। स्टेट बोर्ड में जैसा बोर्ड के हिसाब से बोल रहा हूँ, बहुत डायग्राम बहुत ज़रूरी है। और बहुत एक अगर आया भी जैसे नीट में, तो मुझे नहीं लगता कि इस पर कोई क्वेश्चन आएगा, अगर आया भी तो मैथमेटिकल डेफिनेशन कुछ आया क्वेश्चन तो इसी पर ही आएगा, इतने इस पर कोई, है ना। उसमें क्या करेगा वो, एक आध वैल्यू दे, 2-3 वैल्यू देकर एक आध वैल्यू पूछेगा बस, और कुछ नहीं, ठीक है ना। लिख लो ये, ऐड कर लो मैथमेटिकल पार्ट। फिर आगे बढ़ते हैं। दूसरे नंबर पे क्या लिखाया था मैंने, फोटो डायोड। चलो हो बेटा आपका। साहब ने कपड़ा कहाँ रख दिया, अमजद कपड़ा कहाँ है। नहीं कर दो वो बेटा। चलिए अब हम लोग जाएंगे फोटो डायोड पे। फोटो डायोड एक अगेन एक ऐसा डायोड है जिसको जानबूझ के फिर से रिवर्स मोड में ऑपरेट किया जाता है। हमेशा उसको रिवर्स बायस मोड में ही कनेक्ट किया जाता है, और उसका जो सिंबल आप जैसे कि देख सकते हैं ऑर्डिनरी पीएन जंक्शन डायोड की तरह है, बस 2 एरोज अंदर की तरफ इंसिडेंट है ना। अब देखो इसका होता कैसा, वर्किंग प्रिंसिपल कैसा है, चलो देखते हैं। फोटो डायोड का बहुत आसान है।
कि अब आप क्या करेंगे। सपोज करो मैं यहाँ पर एक ऑर्डिनरी पीएन जंक्शन डायोड के जैसा बनाता हूँ। अब ऐसा है कि ये पीएन जंक्शन है, पी रीजन एन रीजन, ओके। और फिर उसके बाद ये दो टर्मिनल्स यहाँ से बाहर निकलते हैं, ओके। आपको मालूम है पी रीजन के पास बहुत सारे क्या है, होल्स है। होल्स मतलब क्या होगा, खाली जगह। ये कोई चार्ज नहीं है, ये क्या सिर्फ होल्स मतलब खाली जगह है जहाँ इलेक्ट्रॉन कंबाइन नहीं हो पाया। और ये कुछ इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं एन रीजन में जो आज़ाद रहते हैं, बिल्कुल इनके साथ कोई होल नहीं है कहीं, तो आज़ादी से घूमने के लिए कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और यहाँ फॉर्मेशन होता है डिप्लीशन लेयर का। इफ़ यू रिमेंबर कि कुछ इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज होके पी रीजन में घुस जाते हैं क्योंकि उनको चाहिए जगह बैठने के लिए, यहाँ मिल नहीं रहा है, तो कुछ इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज होकर पी रीजन में घुस जाते हैं और इधर के होल से कंबाइन होकर यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर देते, सॉरी निगेटिव चार्ज क्रिएट कर देते हैं, माय मिस्टेक। यहाँ पर एक निगेटिव चार्ज क्रिएट कर देते हैं, तो उन्होंने देखा यहाँ निगेटिव चार्ज क्रिएट हो गया। और जब वो इलेक्ट्रॉन्स ये अपना इलाका छोड़कर जाएंगे तो यहाँ क्या क्रिएट हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो आपने नोटिस किया होगा कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हो जाती है इस डायरेक्शन में, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ रहती है ना, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हो गई इस डायरेक्शन में। और फिर उसके बाद जब उसको आप बैटरी से कनेक्ट करते हैं इन द रिवर्स मोड, तो मैंने क्या किया, इसको बैटरी से कनेक्ट किया इन द रिवर्स मोड। रिवर्स मोड मतलब पी रीजन को निगेटिव और एन रीजन को पॉजिटिव। वो क्या करेगा, और इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से खींच के निकालेगा, है ना, और यहाँ पर लाकर जमा करता है। तो उसके वजह से क्या होता है कि डिप्लीशन लेयर की चौड़ाई बढ़ जाती है। तो अब मैं क्या देखता हूँ, ये डिप्लीशन की लेयर की चौड़ाई बढ़ गई, यहाँ से भी डिप्लीशन लेयर की चौड़ाई बढ़ गई, है ना। और अब यहाँ पर क्या हो गया, है ना, यहाँ पर आपका जो डिप्लीशन लेयर बढ़ गया, यहाँ पर और निगेटिव चार्ज आ गया और यहाँ पर और ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब जाहिर बात है, अब ये डिप्लीशन लेयर की चौड़ाई बढ़ गई, यहाँ और पॉजिटिव और यहाँ पर और निगेटिव आ गया, तो उससे क्या होगा कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो भी बढ़ जाएगी, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा एकदम। अब होता क्या है यहाँ पे बेटा कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ जितना आपने पोटेंशियल सप्लाई किया है उतना ही पोटेंशियल यहाँ पर क्रिएट हो गया है ना, उतना ही पोटेंशियल बैरियर, उतना ही वोल्टेज का पोटेंशियल बैरियर क्रिएट हो गया। तभी तो हैंगिंग सिचुएशन हो गई यहाँ पर। मतलब ये सिचुएशन ऐसा हो गया कि देखो यहाँ पर दो सेल है ना, एक ऐसा सेल है जिसका ईएमएफ मान लो 10 वोल्ट, इमेजिन कर लो ऐसा, और एक और सेल है जिसका ईएमएफ कितना है, अगेन 10 वोल्ट है। और मैं आपसे पूछूंगा करंट कहाँ फ्लो होगा, कहीं पे भी फ्लो नहीं हो पाएगा, है ना, क्योंकि दोनों सेम पोटेंशियल के और ऊपर से वो अपोज मोड में कनेक्टेड है। तो भैया ये जितनी ताकत से चार्ज को इधर लौटेगा, ये भी उतनी ताकत से चार्जेस को उधर लौटेगा। तो मैं तुमसे पूछूंगा करंट किधर फ्लो होगा, कहीं पे भी नहीं, हैंगिंग सिचुएशन हो गई है। और अभी वही आलम है अभी। अब ऐसा होता है कि हम लोग क्या करते हैं जानबूझ के, ये जो इधर का है, इधर का एरिया ये वाला, इसको मैं ग्लास से बनाता हूँ, कांच से। कांच से बनाने का मकसद क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइट अंदर घुस सके। तो अब जैसे ही अपन क्या करते हैं, यहाँ से लाइट को इंसिडेंट करते हैं, इसके पीएन जंक्शन पे आप इंसिडेंट करते हो लाइट को, तो आप क्या देखते हो कि यहाँ पर कुछ सिलिकॉन के, जैसे ये मान लो सिलिकॉन से बना हुआ पीएन जंक्शन डायोड था, है ना। मतलब देखो ये तो कुछ इंप्योरिटीज़ होंगी, ये जो आपने देखा ये पेंटावेलेंट इंप्योरिटी, ये ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी यहाँ पर, मगर आपको मालूम है कि उसमें बहुत सारे और एक और एटम्स है, वो कौन से, सिलिकॉन, बहुत सारे सिलिकॉन के एटम्स है। तो यहाँ मान लो कि इस जगह पे कोई तो भी एक सिलिकॉन एटम, कुछ इस तरह से मैं देखूंगा, उसका न्यूक्लियस इधर है सिलिकॉन का, और वो इलेक्ट्रॉन कुछ इसके अतराफ रिवॉल्व कर रहा है। अब ये जो आप लाइट उस पर इंसिडेंट कर रहे हैं, है ना, अगर वो लाइट की जो एनर्जी है ना, बैंड गैप, वो जो है इस सॉरी जो भी फोटोन की एनर्जी है, एनर्जी बैंड गैप के बराबर हुई, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन अपने आप को आज़ाद कर लेगा, है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से आज़ाद हो जाता है। तो हमने देखा कि देखो ये एक इलेक्ट्रॉन आज़ाद होकर निकला बाहर। अब जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन आज़ाद होकर बाहर निकला,
तो ये देखो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो उसको क्या करेगी, अपनी तरफ खींच डालेगी, है ना। ये पॉजिटिव चार्जेस क्या करेंगे, उसको अपनी तरफ खींच, इधर साइड में सट करके खींच डालेंगे। अब जैसे ही खींचेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन इनके साथ कंबाइन होकर न्यूट्रलाइज हो जाएगा, है ना। और फिर उसके बाद वो इधर से आएंगे घूम के। तो हम लोग क्या देखेंगे कि ठीक है, और इधर से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। अब फिर से ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इधर इसके करीब जाएंगे, क्योंकि इधर से आने वाले इलेक्ट्रॉन को पुश कर रहे हैं, जगह कम है, लोटो उसको आगे बढ़ाओ आगे बढ़ाओ, है ना। तो इतने जोर से वो आगे इलेक्ट्रॉन्स को लौटेंगे और फिर ये कंबाइन हो जाएंगे इसके साथ। अब जैसे ही वो कंबाइन होंगे इसके साथ, वो क्या करेंगे, एनर्जी रिलीज करेंगे। जब वो एनर्जी रिलीज करेंगे तो ऊपर से तो लाइट पड़ी रही है। अब ये जब इधर से घूम के कुछ इलेक्ट्रॉन्स आए, क्योंकि देखो कुछ इलेक्ट्रॉन इधर एंट्री मारे, तो जगह की कमी की वजह से उन्होंने आगे लौटोगे, चलो आगे चलो आगे चलो करते 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 इधर घूम के आया हो। ऊपर से ये बैटरी भी क्या कर रही थी, इसको खींच रही थी अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को, तो फिर इधर खींचे उसने इधर डाला। तो हम क्या देखेंगे कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का कंडक्शन स्टार्ट हो गया। यहाँ क्या स्टार्ट हो गया, इलेक्ट्रॉन्स का कंडक्शन। हो क्या रहा है कि आप एन रीजन के इलेक्ट्रॉन, ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन इधर जमा होते जा रहे हैं। अब जाहिर बात है, इधर से ज्यादा इलेक्ट्रॉन जमा होते जाएंगे, तो यहाँ ज्यादा से ज्यादा क्या होते जाएंगे, खाली जगह क्रिएट होती जाएगी, है ना। क्योंकि ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन उधर ट्रांसफर करते जा रहा। जब तक लाइट पड़ते रहेगी तब तक इलेक्ट्रॉन उधर ट्रांसफर होते रहेंगे। अब ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन जमा हो रहे, इधर ज्यादा से ज्यादा खाली जगह हो रही। तो यहाँ पर निगेटिव, अगर मान लो यहाँ कुछ भी कनेक्टेड नहीं है, मान लो कि फिलहाल यहाँ कोई एक लोड रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, मान लो कोई लोड रेजिस्टेंस है, तो अगर यहाँ कोई लोड रेजिस्टेंस कनेक्टेड है तो देखिएगा कि इस साइड में बहुत ज़्यादा निगेटिव चार्जेस है और इस साइड में वो क्या देखेंगे, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चार्जेस डेवलप हो जाएगा, है ना। या फिर सिंपली कहो कि भैया यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से करंट जनरेट हो जाएगा। तो ये इस तरह से करंट का फ्लो होता है, बहुत बेसिक से लेवल का आपको इतना ही है। बस इसमें इतना ही है वर्किंग में कि जब जंक्शन पे लाइट पड़ती है तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट होते हैं। इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट होना मतलब इलेक्ट्रॉन आजाद होना ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण वो इलेक्ट्रॉन एन रीजन की तरफ चले जाते हैं और होल्स पी रीजन की तरफ क्रिएट हो जाते हैं, है ना। जिसकी वजह से दो हाई पोटेंशियल रीजन क्रिएट हो जाते हैं और अगर कोई लोड रेजिस्टेंस आप कनेक्ट करते हैं तो उसमें फ्लो ऑफ करंट जनरेट हो जाता है। बस इतना सिंपल सा उसका वर्किंग है और कुछ नहीं करने का तुमको, है ना। ज़्यादा डिटेल में घुसना भी नहीं, है ना। इंजीनियरिंग नहीं कर रहे अपन यहाँ पर, बेसिक लेवल पर पढ़ना है अपने को। तो बस इतना ही आपको स्टडी करना है। हाँ, जैसे ही तुम लाइट बंद करोगे वापस से फ्लो ऑफ करंट स्टॉप हो जाएगा, है ना। तो ये एक इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है और ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है, बहुत जगह यूज़ होता है। जैसे बर्गलर अलार्म में, बर्गलर अलार्म क्या होता है भाई, वो जैसा पिक्चर देखे होगा तुमने धूम 2, जैसे ही वो ऋतिक रोशन तलवार हटाता सायरन बजना चालू हो जाता, है ना। वो तो बोले ऐसा क्यों। या फिर तुमने कोई पुरानी पिक्चर देखेंगे, तुम ये मूर्ति को हटाओगे तो अलार्म बजना चालू हो जाएगा। वो तिजोरी में से जैसी वो मूर्ति हटाता हो, है ना, तो अलार्म बजा टों 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 करके, सब है ना। दुश्मन लोग आ जाते बंदूक लेकर और यूँ खड़े रहते बस यूँ, ऐसा भी नहीं कि शूट करेंगे, जैसे खड़े रहते बस भले। तो अब भैया मामला ऐसा है कि यहाँ पर क्या होता है, ऊपर एक फोटो डायोड कनेक्टेड होता है, नीचे एक सोर्स ऑफ लाइट रहता है, लेजर लाइट या जो भी होगा, उसके ऊपर कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ रहता है जिसको आप बचाना चाहते हैं। जैसे ही वो हटाते हैं आप तो सर्ट करके लाइट चले जाती है फोटो डायोड पर, और जैसे ही फोटो डायोड पे लगी हो तो सर्किट हो गया कंप्लीट और करंट का फ्लो हो गया स्टार्ट, है ना। मान लो कि यहाँ पर अलार्म लगा हुआ है, सायरन जो भी होगा वो लगा हुआ है, तो ये भोंगा जोर जोर से चिल्लाएगा फिर, है ना, जोर जोर से आवाज़ निकलेंगी उसमें से, क्योंकि सर्किट कंप्लीट हो गया, है ना। तो टों 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 टों, है ना, डेंजर 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 करके चालू हो जाता है। ऐसे ही आपका ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है, अपने टीवी के अंदर। तो टीवी के अंदर तुम वो रिमोट से यूं यूं कर बटन दबा के चैनल चेंज करते, है ना। तो तुम देख, लाइट तो रहता ही वो, मगर वहाँ पर एक फोटो डायोड रहता। जब तुम यहाँ से सिग्नल भेजते हो, है ना, तो यहाँ से एक इंफ्रारेड वेव बाहर निकलती, और इंफ्रारेड वेव बाहर निकलती तो वहाँ पर एक फोटो डायोड रहता, वो उसे रिसीव करती। तो जब वो उसे रिसीव करती तो उसके अकॉर्डिंग कितने वोल्टेज का जनरेट हुआ, तो उसके हिसाब से वो करंट जनरेट करेगा, है ना। और फिर उसके हिसाब से वो सिग्नल के हिसाब से वो चेंज करता है। वो बहुत आगे का प्रोसेस है, अपने को उतना नहीं जाने का है, मगर उससे चेंज होता है। हर ऑप्टो इलेक्ट्रिक डिवाइस, मतलब ऑप्टो कपलिंग डिवाइस, ऑप्टो कपलिंग मतलब लाइट से कपल करने वाला, रिमोट कंट्रोल वाली कार, है ना, रिमोट कंट्रोल वाला ड्रोन, आजकल तुम ड्रोन देखते जो ऐसा, ये सब के सब इसी तरह काम करते हैं, है ना। आपके जो फोटो डायोड के अंदर जो देखो, और भी जैसा कहा जाएगा, अब तुम देखते होगे मोबाइल में वो आपका क्या होता है, ब्राइटनेस कम ज़्यादा हो जाता है ना, वो सब इसी के बेसिस पे काम होता है ना। लाइट के जरिए कितना लाइट पड़ रहा, लाइट ज़्यादा पड़ रहा तो फोटो डायोड के अंदर ज़्यादा करंट फ्लो होगा, फिर वो उसको सिग्नल देगा,
कि बाहर लाइट बहुत ज़्यादा है, तुम्हारी ब्राइटनेस कम करो, तो मोबाइल अपना ब्राइटनेस कम कर देगा। तुम अंधेरे में आ जाएंगे तो भैया है ना, जो भी ज़्यादा बढ़ा देगा, सॉरी उल्टा बढ़ा देता है, रोशनी बढ़ाता है ना, अंधेरे में आ जाएंगे तो उसको भाई लाइट नहीं मिलेगी, तो फोटो डायोड बोलेगा भाई मेरे को करंट नहीं मिल रहा, लाइट नहीं मिल रही, मतलब कोई करंट नहीं, इसका मतलब ब्राइटनेस की ज़रूरत है, तो अपने आप उसको बढ़ा देगा। तो ये सब उस तरह से फोटो डायोड का फंक्शन होता है। तो इसी तरह से है, तो आप बस जैसा रफ है उतना लिख डालो, दैट विल बी मोर देन इनफ। ठीक है, फिर अगला हम लोग देखेंगे एलईडी। एलईडी लाइट एमिटिंग डायोड। अभी आपके मन में सवाल आया होगा कि इसको फॉरवर्ड बायस में क्यों नहीं यूज कर सकते। फॉरवर्ड बायस में यूज करने से क्या हो जाएगा, डिप्लीशन लेयर बहुत पतली हो जाएगी, है ना। तो अगर डिप्लीशन लेयर बहुत ज़्यादा पतली हो जाएगी तो उतना करंट जनरेट नहीं हो पाएगा, उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट नहीं हो पाएंगे, उतना ज़्यादा वो इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं हो पाएगा। इसीलिए इसको रिवर्स बायस मोड में ही ऑपरेट किया जाता है। याद रखना, ज़ीनर डायोड और फोटो डायोड दोनों को रिवर्स बायस मोड में ही ऑपरेट किया जाता है। एलईडी जो आने वाला है वो फॉरवर्ड बायस में होगा। लिख लो पहले ये। एलईडी लाइट एमिटिंग डायोड, है ना, एक ऐसा डायोड जो बिल्कुल ऑर्डिनरी पीएन जंक्शन डायोड की तरह काम करता है। अगर आपको उसका वर्किंग याद है, ऑर्डिनरी पीएन जंक्शन डायोड का वर्किंग याद है, तो आपका एलईडी का भी हो गया। कुछ भी नहीं है फर्क सिवाय एक चीज़ के, वो है मटेरियल के। तो जैसे कि आपको याद होगा कि हम लोग वहाँ पर सिंपल ऑर्डिनरी पीएन जंक्शन डायोड में सिलिकॉन का या जर्मेनियम टाइप का सेमीकंडक्टिंग मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं, और जिसके कारण हम लोग देखते हैं कि भैया फिर क्या होता है कि वहाँ पर इलेक्ट्रॉन का कंडक्शन हो जाता है, करंट का कंडक्शन होता है। तो देखो गौर से बेटा, इधर वर्किंग कैसा आएगा। ये पीएन जंक्शन डायोड की तरह फॉरवर्ड बायस मोड में, है ना, ये नेगेटिव टर्मिनल इन इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, पीएन जंक्शन की तरफ धकेलेगा। ओके, मगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होने के कारण, है ना, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो इसका मतलब इधर लाइन से कौन है, नेगेटिव चार्जेस है, वो उसको आने नहीं देंगे। अरे नहीं रे भाई, ये जगह पे नहीं आने का, ये मेरी जगह है ना। मगर बाद में फिर इनको आप उकसाते हैं, थोड़ा सा ताकत देते हैं, जाओ 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 तुम जाओ सही। फिर वो क्या करते हैं, जोर से आके हटाते हैं इन लोग को, फिर ये इलेक्ट्रॉन को यहाँ से हटा के आज़ाद कर देते, वो जाके इधर के होल के साथ कंबाइन हो जाते, और फिर ये इसी तरह से साइकिल चलते रहता चलते रहता चलते रहता। मतलब बहुत आसानी से ये पोटेंशियल बैरियर टूट जाता है। अब होता क्या है बेटा कि जैसे ये इलेक्ट्रॉन इधर जाता है और यहाँ पे, सॉरी, जैसे जब आगे बढ़ेगा तो उसके रास्ते में पहले कौन आएगा,
पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो जब ये पॉजिटिव चार्ज के साथ कंबाइन होता है तो वो जनरेट करता है हीट। वो क्या जनरेट करता है? हीट। वैसे ही जब यहाँ पर आपका ये इलेक्ट्रॉन आगे होल पर जाएगा तो अगेन वो भी क्या करेगा? हीट जनरेट करेगा। अब वो क्यों जनरेट कर रहा था? क्योंकि वहाँ पर सिलिकॉन और जर्मेनियम टाइप का सेमीकंडक्टिंग मटेरियल यूज़ किया था। अब अगर मैं सिर्फ इस मटेरियल को बदल देता हूँ, इस मटेरियल की जगह पे मैं गैलियम आर्सेनाइड, गैलियम फॉस्फाइड या गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड का इस्तेमाल करता हूँ अगर, है ना, अगर इन तीनों में से कोई एक मटेरियल का इस्तेमाल करता हूँ तो ये जब इलेक्ट्रॉन जाके इसके साथ कंबाइन हुआ था पॉजिटिव चार्ज के साथ और उसने हीट जनरेट किया था, वो हीट जनरेट करने के बजाय लाइट देगा। मतलब वो जो एनर्जी निकली थी पिछली बार हीट के फॉर्म में, अब वो लाइट के फॉर्म में निकलेगी। और डिपेंडिंग आपका कौन सा मटेरियल है उससे डिसाइड होता है कि वो जो लाइट निकलेगी उसका नेचर क्या रहेगा। अगर गैलियम आर्सेनाइड है तो वो इंफ्रारेड देगा, आपको इंफ्रारेड कलर की लाइट देगा। अगर गैलियम फॉस्फाइड है तो रेड या फिर ग्रीन कलर की लाइट देगा। और गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड है तो आई थिंक रेड, येलो एंड एम्बर, हाँ रेड येलो, रेड या फिर येलो, रेड येलो एम्बर कलर का आपको लाइट देगा, है ना। तो डिपेंडिंग अपॉन द मटेरियल ये डिसाइड होता है कि आपका कलर कौन सा निकलेगा, कुछ भी नहीं है इसके अलावा, बस इतना ही चाहिए। है एलईडी का फंक्शन, है ना। यूज़ तो आपको भर भर के मालूम है कहाँ का यूज़ होता है, हर जगह अभी एलईडी का देखने में आ रहा है। एलईडी टीवी में इस्तेमाल हो रहा है, एलईडी मोबाइल में इस्तेमाल, लाइट के बल्ब में एलईडी, है ना, अपने रिमोट में एलईडी, हर जगह एलईडी 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 एलईडी। तो जगह जगह पे आजकल एलईडी का इस्तेमाल है ना। आप जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस उठाओगे उसमें आपको एलईडी मिलता ही है ना। तभी तो इतना ज़बरदस्त ये इन्वेंशन था, इसीलिए ये साइंटिस्ट जिन्होंने, वो साइंटिस्ट जिन्होंने इसको इन्वेंट किए थे उनको नोबेल प्राइज़ मिला कुछ सालों पहले, है ना। क्योंकि ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ एक मिली कि बहुत लो पावर कंजम्पशन पे एक हाई आउटपुट देता है वो, है ना। अब आप जब हर जगह एलईडी बल्ब लगा रहे, सादे पुराने वाले बल्ब हटाकर आप क्या कर रहे, पहले जो सादे वाला बल्ब था उसको हटा के ट्यूबलाइट लगाते थे, लोग बोलते ट्यूबलाइट कम पावर खींचता। ट्यूबलाइट हटा के फिर CFL आया, बोले CFL कम पावर खींचता, 80% तक बचाओ बोले। अब CFL हटा कर फिर एक और आ गया एलईडी, है ना। सबसे अच्छी बात क्या है एलईडी की, है ना, आपको बहुत ही ज़्यादा पोर्टेबल है, इधर से उधर लेके घूम सकते हैं आप उसको, है ना। गिर भी गया तो टेंशन नहीं। पिछली बार कैसा था कि भैया ये बल्ब नीचे गिर गया ना, गया काम से, है ना, फुट गया तो गया काम से, है ना। अब ऐसा है कि अगर वो एलईडी का बल्ब नीचे गिरता था, अरे कुछ नहीं अब भी लगा देता मैं, है ना, तो आप फट से लगा देते हो, गिरा के देखते। अरे वो बाहर वाला मैंने ये चीज़ कर दिया था, प्रैक्टिस करने के चक्कर में मैंने क्या करा था भाई, हाँ, गिरा के देख। इमरान अली सर को बोल, फिर 2-3 साल तक आएगा नहीं वो। चलो समझा गया भाई। तो ये एलईडी का फंक्शन है, कुछ नहीं देखने का, बस ये बहुत हो गया तो ये काम में आएगा, बस क्वेश्चन पूछा तो इसी पर आएगा, बस ये कॉम्बिनेशन पे क्या आएगा। और फर्क ये है बस कि पिछले वाले मटेरियल में जो सिलिकॉन और जर्मेनियम में जब इलेक्ट्रॉन होल पर पहले आज़ाद होते थे फिर बाद में रिकम्बाइन होते थे तो क्या होता था, हीट जनरेट होती थी। और अब क्या जनरेट होता, लाइट जनरेट। जनाब हाशिर बोल रहा है वो एलईडी बल्ब गिरा के दिखाओ, एलईडी बल्ब गिरा के दिखाओ बोले, पूछो क्या। चलो हुआ क्या बेटा, मैंने बोला एलईडी बल्ब जो रहता काफी पोर्टेबल रहता है, गिरने पे भी खराब नहीं होता। बोले वो सामने लगा हुआ सर उसको गिरा के दिखाओ बोले। हाँ बोल दिया है ना। तो देखो भैया ये तो हो गया एलईडी का। अब आता हमारा आखिरी जिसको हम लोग कहेंगे सोलार सेल। सोलार सेल, तो सोलार सेल में क्या होता है बेटा, पीछे नीचे सबसे पहले एक सबस्ट्रेट यानी एक कोई तो भी सेमीकंडक्टिंग लेयर रहती है, कभी N कभी P। जैसे एनसीईआरटी में आपको यहाँ पर P रीजन दिया है तो मैं भी P रीजन ले लेता हूँ। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि P रीजन ही होगा,
आप एन रीजन भी रख सकते हैं, ठीक है। यहां पर कुछ मेटल के इलेक्ट्रोड्स लगे रहेंगे और यहां पर भी एक मेटल का बेस लगा रहेगा। अब आपको मालूम है पी रीजन में क्या होता है, ज़्यादातर होल्स होते हैं, खाली जगह होती है, बहुत सारी खाली जगह। ओके, और जैसे ही मैंने ये फॉर्मेशन किया तो यहाँ डिप्लीशन लेयर क्रिएट हो जाता है। ये डिप्लीशन लेयर का, एक मिनट में, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इधर और निगेटिव चार्ज आ जाता है इधर। और निगेटिव चार्ज क्यों आया वो भी आपको मालूम है, क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज होकर इधर आ गए थे। आपने देखा कि ये डिफरेंट लेयर हम लोग ने रखा है, डिफरेंट थिकनेस की लेयर वहाँ पर हम लोग ने बना के रखा है सोलर सेल में। क्यों, उसके पीछे का कारण क्या है? क्योंकि सारा खेल होने वाला है डिप्लीशन लेयर में। सारा खेल जो होता है यहाँ पर फंक्शन का वो होता है पीएन जंक्शन में। अगर हम लोग ने ये ऊपर की लेयर को मोटा रखा होता तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइट ऊपर ही एब्जॉर्ब हो गई होती है ना, अंदर तक पहुँची नहीं होती। तो ऊपर की लेयर को पतली रखने का मकसद ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइट क्या हो सके बेटा, डिप्लीशन रीजन तक पहुँच सके। अब आपने क्या देखा बेटा, यहाँ एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गया है ना, कि इधर साइड में पॉजिटिव चार्ज, इधर साइड में नेगेटिव चार्ज। उसके कारण क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गया। अब होगा क्या कि जब लाइट यहां पर पड़ेगी, तो जब लाइट यहां पर पड़ेगी तो यहां पर बहुत सारे सिलिकॉन, मान लो कि ये सिलिकॉन से बना हुआ है, तो सिलिकॉन के बहुत सारे एटम्स होंगे और उनके पास होंगे इलेक्ट्रॉन्स, है ना। ये डिप्लीशन लेयर में होते हैं असल में, और यहां पर भी होते हैं, मगर डिप्लीशन लेयर में बहुत सारे क्या होंगे, सिलिकॉन के एटम्स होंगे और उनके पास होंगे इलेक्ट्रॉन्स। अब वो क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन का ये आने वाली लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। अब जब वो आने वाली लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, है ना, तो वो देखेगा जैसे ही वो आज़ाद हुआ, लाइट को एब्जॉर्ब करके वो आज़ाद हुआ, तो उसने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी, उसको पीछे की तरफ ढकेलेगी इलेक्ट्रॉन को। और हम देखते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन जाके जमा हो गया पीछे की तरफ, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ने उसको एक्सेलरेट करी, इसको स्पीड दे दी, चल जाओ उधर जा, तो यहाँ पर आके जमा हो गया। ऐसे ही यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलते जाएंगे, निकलते जाएंगे, निकलते जाएंगे और यहाँ जमा होते जाएंगे, जमा होते जाएंगे, जमा होते जाएंगे, जमा होते जाएंगे, है ना। फिर उसके बाद क्या होगा, यहाँ बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जमा होने की वजह से यहाँ नेगेटिव चार्ज तैयार हो जाएगा और यहाँ से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स खाली होने की वजह से यहाँ पॉजिटिव चार्ज तैयार हो जाएगा। तो अब ये एक बैटरी की तरह बन गया। अब जब भी किसी चीज़ से मैं कनेक्ट करूँगा, मान लो कि यहाँ पर एक बल्ब लगा दिया मैंने, है ना, तो मैंने क्या करा, एक बल्ब लगा दिया यहाँ पर, तो जैसे ही यहाँ बल्ब लगाया तो मैंने ये लाइट चलना चालू हो जाएगा। फिर इलेक्ट्रॉन्स को आगे जाने के लिए रास्ता मिल जाएगा। जब वो इलेक्ट्रॉन्स आगे चले जाएंगे तो मतलब करंट का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा, तो फिर वो एनर्जी को कंज्यूम करेगा और फिर हाँ, तो फिर भैया वो क्या करेगा, लाइट जनरेट करेगा। आई बात समझ में आपको, है ना। तो ये इस तरह से फंक्शन होता है सोलार सेल का। एक आपका ग्राफ बनाया गया है इसके बारे में, जैसे कि करंट वर्सेस वोल्टेज का ग्राफ है अगेन। तो करंट वर्सेस वोल्टेज का ग्राफ कुछ इस तरह से आता है यहाँ पे, ओके। इसे कहा जाता है ISC और ये होता है VOC। अब ये ISC क्या है, इसे हम लोग कहते हैं शॉर्ट सर्किट करंट, शॉर्ट सर्किट करंट, ओके। VOC क्या होता है, ओपन सर्किट वोल्टेज, ओपन सर्किट वोल्टेज, है ना। तो ये ग्राफिकल उनके बीच में का है और एक बार ये ग्राफ आ चुका था नीड में। तो ये शॉर्ट सर्किट करंट, ओपन सर्किट वोल्टेज, ये बोलना ये चाहता है कि जैसे ही मैं इसको अगर डायरेक्ट कनेक्ट कर दूंगा तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा करंट फ्लो होगा, मगर पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, जीरो। और अगर मैं मान लो कि यहाँ पर मैं इस तरह से इसको इनफाइनाइट रेजिस्टेंस कर देता हूँ, तो यहाँ पर करंट का फ्लो क्या हो जाएगा, जीरो, ओपन सर्किट, मगर एक ह्यूज पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। एक ग्राफ यहाँ पर भी हम लोग को बताना रह गया था मेरा, इसमें भी है ना, LED नहीं सॉरी, फोटो डायोड का ग्राफ, मैं भूल गया फोटो डायोड का ग्राफ, एक ऐसा
अलग अलग इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे, जैसा कि हम लोग कहेंगे ये इंटेंसिटी I1, इंटेंसिटी I2, इंटेंसिटी I3, ये वोल्टेज और ये सॉरी हाँ वोल्टेज और ये करंट। वोल्टेज और ये करंट, तो ये I3 इज़ ग्रेटर देन I2 इज़ ग्रेटर देन I1, है ना। जैसे जैसे लाइट की इंटेंसिटी बढ़ती जाएंगी तो उसका करंट क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। ये एक और ग्राफ हमारा। ऐसा भी बना सकते हैं इस ग्राफ को। और रही गई बात सिंबल, इसका सिंबल कैसे होता है, तो कुछ इस तरह से सोलार सेल के जैसा सेल के जैसा एक वो रहता है, और एरोज लाइट के बताने के लिए कि लाइट इस तरह से आ रहा है अंदर इंटरनल सोलार सेल। याद रखना भैया, फोटो डायोड में एरो अंदर की तरफ है, एलईडी में एरो बाहर की तरफ है। हाँ अमजद, दरवाज़ा दरवाज़ा चलो हुआ। तो यहाँ पर देखा जाए तो आपका स्पेशल पर्पस पीएन जंक्शन डायोड का कंप्लीट होता है। और अब हमको जल्दी आना है मैं, और अब हमको स्टार्ट करना है लास्ट पार्ट जिसको हम लोग कहेंगे सेमीकंडक्टर का। इधर दरवाजा बंद कर, वो है लॉजिक गेट्स। चेयर लगा दे उसकी, वो है लॉजिक गेट्स। टाइटल नंबर क्या आ रहा है लॉजिक गेट का? 14.10। पीछे घूम गया लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट्स अमजद, लॉजिक गेट क्या है? ये एक ऐसा सिंप्लीफाइड सर्किट है जो आपको लॉजिकल आउटपुट देता। अब जैसे मैंने पूछा, बोले भैया एग्जाम करीब है, हार्डली 1 महीना बचा है तुम्हारे बोर्ड एग्जाम के लिए, तैयारी हो गई? तैयारी हो गई तो उसका और लॉजिकल आंसर क्या होना चाहिए? एक तो हाँ या तो ना। अगर आप घुमा फिरा के सर असल में ऐसा है कि इतने चैप्टर्स को मैंने इतना ऐसा रिवाइज किया, मैंने डेफिनेशंस को पढ़ लिया, कुछ मैंने वो कर डाला ऐसा वैसा, तो भैया ये सिचुएशन क्या है कि अब आप क्या कर रहे हैं, घुमा फिरा के आंसर्स दे रहे हैं, आप लॉजिकल आंसर्स नहीं दे रहे हैं, डायरेक्ट आंसर्स जो होना चाहिए वो नहीं दे रहे हैं। तो इसको इलॉजिकल हम लोग कहेंगे जवाब है। हमारे को यहाँ सर्किट में लॉजिकल आउटपुट चाहिए होते हैं, हाँ या फिर ना। अब हाँ या ना का मतलब क्या होता है, यहाँ पर स्विच ऑन या स्विच ऑफ, एक तो हाई वोल्टेज एक तो लो वोल्टेज। ओके, अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, डिजिटल सिग्नल्स का इस्तेमाल करते हैं, है ना। डिजिटल सिग्नल और एनालॉग सिग्नल में क्या फ़र्क होता है? एनालॉग सिग्नल क्या होता है कि एनालॉग सिग्नल पे किसी एक लेवल पे जाने के लिए, मान लो कि आपका ये लो, किसी लेवल पे आपको जाने के लिए जो टाइम लगता है आप देख सकते हैं, थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। ये एनालॉग सिग्नल, मान लो कि ये +5 वोल्ट का आउटपुट है, +5 वोल्ट का क्या है आउटपुट है। तो अगर मैं कहूँगा कि ये +5 वोल्ट का आउटपुट है, तो आप क्या देखेंगे बेटा कि यहाँ पर, है ना, ये +5 वोल्टेज पे आने के लिए आपको कुछ एक पर्टिकुलर टाइम लगता है।
आप फौरन आ गए क्या? नहीं, स्टेप बाय स्टेप आए। डिजिटल आउटपुट कैसा होता है? किसी एक जगह पे जाने के लिए या किसी वैल्यू पे जाने के लिए, मान लो वो 0 वोल्ट पे था, है ना, और अब वो 5 वोल्ट पे जाना चाहता है, तो झट के करके वो चले जाएगा 5 वोल्ट पे। जितनी देर वो 5 वोल्ट पे रहना है रहेगा, फिर वापस से अगर लग रहा है कि नहीं 0 वोल्टेज पे आना है, वापस आ जाएगा 0 वोल्ट पे। ये क्या कर रहा था? स्टेप बाय स्टेप आगे जा रहा था। जैसे कि दो आप लोग ने मतलब फ़ोन देखे होंगे, एक एनालॉग फ़ोन भी होता है, डिजिटल फ़ोन भी होता है ना। एनालॉग फ़ोन कौन सा होता है कि आपने देखा होगा, उसको डायल रहता था ऐसा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और फिर स्टार नाम का ऐसा कुछ होता था डायल। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहाँ पर एक हैशटैग या स्टार ऐसा कुछ करके होता था, है ना। तो ये देखिएगा कभी ज़माने में, ये है ना, तुम्हारे लिए तो एंटीक होगा वो। हाँ, हमारे बहुत यंग एज में था ये, मेरे जब मैं चाइल्डहुड एज में ये फ़ोन मैंने देखा घरों में, है ना। मेरे को आज तक समझ में नहीं आता था पहले उस वक्त कि साला इसको डायल कैसे करते, है ना। अब अगर जैसे मान लो कि आपने को नंबर डायल करना है, मेरा नंबर डायल करना है, तो 8 छोड़ दो, फिर 6 छोड़ दो, फिर 6 छोड़ दो, फिर आगे के नंबर इसी तरह से। तो आप क्या कर रहे हैं? पूरा यहाँ तक घुमा तक ला रहे हैं, फिर उसको छोड़ दे रहे। फिर स्प्रिंग है जो वापस उसको लाता था नीचे, नहीं आया तो उसको हाथ से घुमा के ला वापस, है ना। फिर 6 फिर छोड़ दो। तो आप क्या कर रहे हैं? जब उसको घुमा रहे ना, तो अंदर एक पोटेंशियोमीटर लगा हुआ है, तो उसके हिसाब से वोल्टेज जनरेट हो रहा है। अब वो वोल्टेज के हिसाब से सिग्नल जनरेट हो रहा है। अगर 8 मान लो आपने, मतलब पहले 8 करे थे आपने, तो 8 वोल्ट का एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का सिग्नल होगा, 6 वोल्ट पर एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का सिग्नल होगा, वो सिग्नल जनरेट होता है। अब वो फ्रीक्वेंसी बराबर मेरे टेलीफोन के नंबर के हिसाब की रहती है, और फिर वो जाती है, वो वायर से जाएंगी, और जो खंबा है वहाँ पर जाता था मेन शहर का, फिर उससे वो फ्रीक्वेंसी का रेडियो वेव जनरेट करता था चारों तरफ, तो वो देखता था दूर कहीं शहर में, है ना, वही रेडियो फ्रीक्वेंसी का एक और सिग्नल है, वो जाके उससे मैच होगा, जैसी मैच हो गया वार्तालाप चालू, है। तो अब ऐसा है, ये था एनालॉग फोन। आपको सिग्नल मतलब वो कनेक्ट करने के लिए वोल्टेज को स्टेप बाय स्टेप बढ़ाना पड़ रहा था, है ना। जैसे जैसे आप घुमा रहे थे वोल्टेज धीरे धीरे बढ़ते जा रहा था, है कि नहीं। अब एनालॉग फोन आने लगा, सॉरी डिजिटल फोन आने लगा। डिजिटल फोन कौन सा? मोबाइल, नोकिया। तुम्हारी कितनी सी डिजिटल फोन बोले तो सादा नंबर वाला ऐसा डब्बा। अबे नोकिया वो सब बाद में आया, ये डब्बे वाला, है ना। उस जमाने में, एक जमाने में ये भी क्लास डिसाइड करता था। पहले तो टेलीफोन रहना घर में बहुत बहुत बड़ी बात होती थी। वो बताते थे ऐसा रिश्तेदार, हमारे रिश्तेदार के यहाँ टेलीफोन है ना, बड़े प्राउडली बताते रिश्तेदार के हमारे यहाँ टेलीफोन है, या फिर कोई एक मोहल्ले में एक आध कोई टेलीफोन रहा करता था, है ना, वहाँ पर सब वार्तालाप हुआ करती थी। अब हुआ ये, फिर बाद में ये हुआ कि अगर जो थोड़ा और पढ़ा लिखा एडवांस है ना, एक एजुकेटेड, वो बताने के लिए वो ये वाला टेलीफोन लेता था जिसके नंबर यू डायल होते हैं, बटन वाले, है ना, जो आजकल कॉइन बॉक्स पे जैसे देखने को मिलते हैं। अपने कॉइन बॉक्स थे जब, वो भी थे, है ना, तो वो वैसे देखने को मिलते थे, तो वो इस तरह के नंबर वाले रहते थे। अब यहां पर कैसा, यहां पर भी नंबर है। अब अगर आपको नंबर डायल करना है 86691 एंड सो ऑन, तो आप क्या करें, 8 जैसी 8 बटन दबा रहे वैसी 8 वोल्ट का सिग्नल चला गया। फिर 66 जैसी दबाए, 66 आपने 6 वोल्ट का मान लो 6 वोल्ट का, ऐसा जरूर नहीं 6 वोल्ट, मगर 6 वोल्ट का सिग्नल चला गया। तो देखो इस बार 8 को लाने के लिए पूरा स्टेप वाइज उसको बढ़ाना पड़ रहा था, और यहां पर एक बटन दबाए बात खत्म, एक बटन पे काम हो गया। तो वही एक बटन दबाए सिग्नल हाई वोल्टेज, फिर एक बटन दबाए सिग्नल लो वोल्टेज, है ना। तो यहां पर जब सिग्नल हाई वोल्टेज होता है तो उसे आप बाइनरी नंबर 1 से इंडिकेट करते हैं। जब सिग्नल लो वोल्टेज पे होता है तो बाइनरी नंबर 0 से इंडिकेट करते हैं, है ना। मान लो कि यहां पर काफी देर तक सिग्नल लो वोल्टेज रहा, फिर अचानक से उसका हाई वोल्टेज हो गया, तो मैं बोलूंगा देखो 01001, ये इसका बाइनरी नंबर से इंडिकेट किया। यहां 0 और 1 का मीनिंग, 0 का मतलब होता है लो वोल्टेज, 1 का मतलब होता है हाई वोल्टेज। अब ये बात को ध्यान में रखते हुए कुछ गेट्स बनाएंगे, लॉजिक गेट्स जिसको हम लोग कहेंगे। तो लॉजिक गेट्स, दो टाइप के लॉजिक गेट्स हम लोग देखते हैं यहां पर।
एक होता है बेसिक गेट और एक होता है यूनिवर्सल गेट। एक होता है बेसिक गेट और एक होता है यूनिवर्सल गेट। बेसिक गेट में कौन कौन आता है? एंड, और, नॉट। यूनिवर्सल गेट में कौन आता है? स्पेसिफिकली नैंड, नॉर। ये बेसिक है। इसके अलावा भी कुछ होते हैं, एक्स और गेट, एक्सक्लूसिव और गेट। यूनिवर्सल में तो नहीं मानना चाहिए मगर तो ठीक है ना। एक्स और गेट मेन तो नैंड और नॉर है। एक्सक्लूसिव और गेट यूनिवर्सल नहीं है, ऐसी स्पेशल गेट्स बोल सकते हैं इस टाइप का। डिफरेंट बहुत है, वैसे बहुत है यार, मतलब बहुत ज़्यादा है ऐसे गेट्स तो, मगर मतलब कुछ ये बेसिक लेवल के अपन देख रहे हैं ना। सभी गेट्स में खासियत बताता हूँ, कितने भी इनपुट हो सकते हैं, इनपुट कितने भी हो सकते हैं, मगर आउटपुट उसका एक ही रहेगा, है ना। आउटपुट उसका सिर्फ एक ही रहेगा। अब अगर मैं बात करूं बेसिक गेट की, जैसे एंड गेट, तो एंड गेट जब हम लोग देखते हैं, एंड गेट जब पढ़ते हैं, तो एंड गेट का सिंबल क्या आएगा? चलो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एंड गेट के बारे में। एंड गेट जिसका सिंबल कुछ इस तरह से है, बुलेट के फॉर्म में, बुलेट बोलते हैं इसको, बुलेट सिंबल, है ना। ये एंड गेट, इसके दो इनपुट्स है ए बी, और ये है आउटपुट वाई, है ना। कितने भी रह सकते इनपुट, ऐसा नहीं कि दो ही रहते, इनपुट कितने भी रह सकते, आउटपुट इसका एक ही रहेगा, है ना। ये एंड गेट। अब ऐसा है कि इसकी बूलियन इक्वेशन क्या रहेगा? y इक्वल्स टू ए इंटू बी। अब y इक्वल्स टू ए इंटू बी, ये बूलियन इक्वेशन रहने का मतलब क्या है कि इट विल बिहेव, द आउटपुट विल बिहेव एज इफ देयर इज अ प्रोडक्ट ऑफ इनपुट, है ना। इस तरह से आउटपुट बिहेव करेगा जैसे कि यहाँ पर इनपुट्स का क्या है, प्रोडक्ट है ना। ये इसका बिहेवियर रहता है। बोले ये कैसे होता है? तो देखो ये आपको पता चलेगा ट्रूथ टेबल से। ट्रूथ टेबल से पहले एक काम करो, एक इक्विवेलेंट सर्किट बना लेते हैं। इक्विवेलेंट सर्किट, याद रखना ये इक्विवेलेंट सर्किट है, उसके जैसा एग्जैक्ट वो सर्किट नहीं है। स्विच ए, स्विच बी, और ये आउटपुट आपका वाई। अब ऐसा है, यहां पर मैं बनाऊंगा ट्रुथ टेबल, सच्चाई वाला टेबल। झूठ वाला भी रहता है ना। इनपुट और आउटपुट, इनपुट में दो कॉलम्स आएंगे ए और बी, आउटपुट में एक ही कॉलम आता है दैट इज वाई, है ना। मैं कुछ इस तरह के इनपुट्स के कॉम्बिनेशन रखूंगा, 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक है ना। तो अब ऐसा है, एक ही बात। अब यहां पर क्या होता कि भैया मान लो कि ये दोनों स्विच ओपन है। अगर ये दोनों स्विच ओपन है तो मैं कहूंगा अभी ये 0 और 0 के स्टेट पे है, तो ये बल्ब जलेगा क्या? नहीं, क्योंकि यहां से बैटरी अगर कनेक्टेड है भी तो करंट के फ्लो होने को जगह नहीं है, तो यहां पर बल्ब नहीं जलेगा, इसलिए आउटपुट क्या रहेगा? 0। तो आउटपुट रहेगा 0। अब एक काम करो, इसको बंद कर दो और उसको खुला रहने दो, तब भी करंट फ्लो नहीं होगा, आउटपुट कुछ भी नहीं आएगा, इसीलिए 0। अब एक काम करो, इसको बंद करो, इसको खोल दो, है ना, तब भी आप देखते हैं कुछ भी करंट फ्लो नहीं होगा और आउटपुट अभी भी कितना आएगा? 0। एक काम करो, दोनों को बंद कर दो, है ना, तो हम देखते हैं कि हाँ जैसे ही दोनों को बंद हो गया तो करंट को जाने के लिए क्या मिल गया? रास्ता मिल गया, और हम देखते हैं कि यहां पर अब तुमको आउटपुट मिल जाएगा, है ना। तो हमने देखा कि देखो यहां इस तरह का कॉम्बिनेशन आता है कि आपको आउटपुट हाई रहने के लिए दोनों भी इनपुट्स हाई होना जरूरी है। अगर एक इनपुट भी लो होता है, एक इनपुट भी अगर लो होता है तो आउटपुट आपका क्या रहेगा? लो रहेगा। मतलब ये ऐसे दो पार्टनर्स की बात है जो बिल्कुल एक दूसरे पे भरोसा नहीं करते, है ना। अगर किसी तिजोरी का ताला खोलना है तो भैया दोनों को एक साथ चाबी इंसर्ट करके भैया उसको खोलना पड़ेगा। अगर दोनों में से कोई एक पार्टनर गायब रहा तो दूसरा पार्टनर वो तिजोरी का ताला नहीं खोल सकता, है ना। या फिर हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारे कार के दरवाजे रहते हैं,
है ना। कई बार देखे होंगे तुमने कार का दरवाज़ा जो होता है, जैसे ही एक दरवाज़ा खोले लाइट चालू हो जाता है ना। वो लाइट जब तक बंद नहीं होगा जब तक तुम चारों दरवाजे उसके बंद नहीं करते। जब चारों दरवाजे करेंगे बंद तभी वो तकरीबन लाइट बंद या चालू जो भी है उस टाइम होता है वो। तो ये एंड गेट का फंक्शन है इस तरह से। ओके, फिर आता है हमारा और गेट। और गेट, और गेट दिखने में ये एक एरो की तरह होता है। अगेन इसके दो इनपुट और एक सिंगल आउटपुट। बूलियन इक्वेशन y इक्वल्स टू a प्लस बी, y इक्वल्स टू a प्लस बी। इक्विवेलेंट सर्किट, उसके जैसा सर्किट जो रहेगा कुछ इस तरह से रहेगा। स्विच ए, स्विच बी और ये वाई। ट्रुथ टेबल, इनपुट आउटपुट, ए बी और वाई। फिर कॉम्बिनेशंस ऑफ इनपुट 0 0 0 1 1 0 1 1, है ना। यहाँ जो आपने देखा मल्टीप्लिकेशन की तरह है, 0 0 सा 0 0 1 सा 0 1 0 सा 0 1 1 सा 1, है ना। तो मल्टीप्लिकेशन की तरह का इनपुट और आउटपुट का अरेंजमेंट है। अब यहाँ देखेंगे हम लोग और गेट। अब देखो यहाँ क्या हो रहा है, दोनों गेट ओपन है, दोनों स्विच ऑफ है, 0 0, है ना। तो आउटपुट क्या रहेगा, 0। एक भी बल्ब बिल्कुल भी नहीं जलेगा। मैं ए को खुला रखता हूँ, बी को क्लोज करता हूँ। मैंने क्या करा, बी को क्लोज कर दिया, है ना। तो जैसे ही मैं क्लोज किया तो वही करंट को जाने के लिए रास्ता मिल गया, तो 1, है ना। अब एक काम करो, बी को खोल दो, ए को क्लोज कर दो, तो भैया अब क्या हुआ, फिर से करंट को जाने के लिए रास्ता मिल गया, तो आउटपुट आ जाएगा 1। दोनों को क्लोज कर दो तो दरवाजे दोनों बंद हो गए, तो फिर से आउटपुट क्या आ जाएगा, 1। तो यहां आपने क्या देखा, है ना, कि अगर एक स्विच भी हाई वोल्टेज पर है, एक स्विच भी अगर हाई वोल्टेज पे है, तो आउटपुट आपका क्या रहेगा, हाई वोल्टेज का रहेगा। और देखो ये इक्वेशन सेटिस्फाई होती कि नहीं, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 1 1, है ना। 1 प्लस 1 1 होता है ना, बाइनरी एडिशन है वो। या फिर आप ऐसा समझो, हाई वोल्टेज प्लस हाई वोल्टेज इज इक्वल टू हाई वोल्टेज, हाई वोल्टेज ही जाएगा ना। दोनों हाई वोल्टेज को ऐड करने पे आपको क्या मिलेगा, हाई वोल्टेज मिलेगा। हाई वोल्टेज को बोले डबल हाई वोल्टेज, अरे तो भाई पैरेलल कॉम्बिनेशन, बैटरी अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन रहती है, अगर ये 10 वोल्ट ये भी 10 वोल्ट, तो वही टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, 10 10 पे जाएगा ना। वैसा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड गेट हो गया। किसी के पास स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक है क्या राइट नाउ, फिजिक्स? एंड गेट हो गया।
अब एंड गेट के बाद हमारा आता है नॉट गेट, ये जिसको हम लोग कहते हैं इन्वर्टर। नॉट गेट, या जिसको मैं क्या कहूंगा, इन्वर्टर। अब ये इन्वर्टर क्या है? तो भैया सिंपल एक लॉजिक सर्किट ऐसा है जो कि इन्वर्ट करता है इनपुट को, इन्वर्ट करता है इनपुट को। मतलब वो क्या करेगा, इनपुट को उल्टा कर देगा। अब जो भी दोगे, दिन को रात, रात को दिन बोलेगा, हाँ को ना को हाँ बोलेगा, है ना, है ना। हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज, लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट कर देगा। वाहिद ये एक ऐसा लॉजिक गेट है जिसका एक सिंगल इनपुट होता है। हर लॉजिक गेट का मल्टीपल इनपुट्स हो सकते हैं, हर लॉजिक गेट के मल्टीपल इनपुट्स हो सकते हैं। सिर्फ ये इकलौता एक ऐसा गेट है जिसका सिंगल इनपुट है। तो कई बार क्या होता है, एक नैंड गेट, अभी आने वाला है तुमको नैंड गेट, है ना। कई बार इसे जो देखते तुम, एंड गेट में छोटा सा ऐसा बबल लग जाता तो उसको नैंड गेट बोलते हैं। तो एक नैंड गेट या फिर नॉर गेट कुछ इस तरह से दिखने में होते हैं। मैं अक्सर सवाल पूछता हूं कि ये कौन सा गेट है, थोड़ी बहुत जानकारी के बाद बोलते सर ये नैंड है, ये नॉर है। तो नहीं, ये एक नॉट गेट है। कैसे पता चला कि ये नॉट गेट है? इनकी इनपुट्स को मिलाकर क्या कर दिया, देखो एक सिंगल इनपुट बना दिया ना। मैंने क्या कहा था, बाकी सभी लॉजिक गेट्स में इनपुट्स कैसे होते हैं, मल्टीपल होते हैं, एक से ज्यादा होते हैं। ये वाहिद एक ऐसा लॉजिक गेट है जिसमें एक ही इनपुट होगा। तो यहां भले ही दो इनपुट थे मगर उसको मिलाकर आपने क्या कर दिए, सिंगल इनपुट बना दिए। तो अब ये नैंड गेट क्या बन गया, ये नॉर गेट क्या बन गया, नॉट गेट बन गया। आई के बाद समझ में आपको? अरे भाई समझी के बाद ये है ना। तो ये पर्टिकुलर नैंड गेट था, उसको कन्वर्ट कर दिया आपने नॉट गेट में। तो नॉट गेट पहचानने का तरीका कि उसका इनपुट एक ही रहेगा, सिंगल रहेगा, है ना। अब इसकी खासियत क्या है, बुलियन इक्वेशन अगर हम लोग इसका कहेंगे तो भैया ये हर चीज को उल्टा कर देता है। y इज इक्वल टू ए इनवर्स। अगर इनपुट को लो करोगे तो हाई करेगा, हाई को लो करेगा। इक्विवेलेंट सर्किट, देखो इक्विवेलेंट सर्किट, ये है एक बल्ब और उसके एग्जैक्ट पीछे यहां लगा हुआ है एक स्विच जिसको ए कहेंगे। ये स्विच अभी ओपन है, ये कंडीशन 0, ऑफ स्विच है ये। जब तक ये स्विच ऑफ है तब तक करंट मस्त यहां से जाएगा, और क्योंकि यहां से जा ही नहीं सकता, बीच में तो खाई है ना, तो वो जबरदस्ती का ये रेजिस्टेंस से गुजरते हुए जाएगा और वापस लौट के आएगा। मगर जब ये रेजिस्टेंस से गुजरता हुआ जाएगा तो खुद को जलाएगा, यानी एनर्जी रिलीज करेगा, और बल्ब आपको रोशनी देते रहेगा। बल्ब क्या करेगा, आपको रोशनी देते रहेगा। तो जब मैं इसका ट्रुथ टेबल बनाता हूं, इनपुट आउटपुट ए वाई 0 1, तो जब मैंने ट्रुथ टेबल बनाया तो जब ये स्विच ओपन है ना, स्विच क्या है, ओपन है, 0 कंडीशन में है, आउटपुट आपका चालू है, मस्त पे कि भाई लाइट जल रहा है 1, आपको आउटपुट हाई मिल रहा है। अब जैसे ही मैंने ये स्विच को क्लोज कर दिया, अब जैसे ही करंट आएगा वो यहां देखेंगे मेरे पास दो रास्ते, एक है सनान रोड, है ना, एक है बेहतरीन सा 4 लेन का बना हुआ खाली खाली रोड, एकदम बिल्कुल आप जा सकते, बालापुर का रोड, पातुर का रोड, है ना, है ना। अब ये जो रोड दिख रहा है यहां पर दूसरा, है ना, ये बोले अरे यार ये तो गड्ढों से भरा हुआ है ना, यहां बहुत भीड़ है, बालापुर के अंदर का रोड, करेक्ट। अरे भैया यहाँ तो बहुत गड्ढा से भरा हुआ है, यहाँ पर जगह जगह पे गाड़ियां हैं लगी हुई रास्ते में, है ना, लोग भी बीच में बातें करते खड़े हो जाते हैं, बोले अब क्या करना है यार। तो भैया अब जाहिर बात है आपके पास दो ऑप्शन है,
एक तो बेहतरीन इस जगह से जाओ या फिर रेजिस्टेंस वाले से जगह से जाओ, तो आप चाहेंगे कि मैं यहां से जाऊं, तो पूरा का पूरा करंट ऑलमोस्ट या मेजॉरिटी करंट आज यहां से गुजरता है। फिर अब क्योंकि मेजॉरिटी करंट यहां से गुजर रहा, तो ये बल्ब को कितना करंट मिलेगा? तकरीबन कुछ भी नहीं। अब अगर बल्ब को तकरीबन कुछ भी करंट नहीं मिल रहा है, तो अब ये आउटपुट क्या हो जाएगा? इसको जीरो। तो ये 1 का क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। इसने अपने इनपुट को क्या कर डाला? रिवर्स कर डाला, इनवर्स कर डाला। आया क्या समझ में आपको? है ना? तो ये है आपका ट्रुथ टेबल फॉर, है ना, नॉट गेट। लिख लो। अपने घर में जो इन्वर्टर कनेक्ट रहता है वो नॉट गेट ही एक तरह से, है ना। इन्वर्टर तो वही है ना, क्या करता है देखो, जैसे ही आपका लाइट चालू, जब तक लाइट चालू है ना, जब तक लाइट चालू है तो इन्वर्टर के इनपुट को हाई वोल्टेज मिल रहा है और वो आउटपुट में लो वोल्टेज दे रहा है आपको। मतलब इन्वर्टर पावर सप्लाई नहीं देगा, बैटरी की पावर सप्लाई आपको नहीं देगा, आउटपुट उसका जीरो रहेगा। जैसी लाइट गई, लो वोल्टेज हुआ, है ना, उसने आउटपुट देना चालू कर दिया, आपने बैटरी की पावर सप्लाई आपको घर में देना चालू कर देगा। तो इन्वर्टर भी उसी प्रिंसिपल पे काम करता है। आया समझ में? लिख लो। ये थे बेसिक गेट। अब आएंगे यूनिवर्सल गेट। यूनिवर्सल गेट को यूनिवर्सल गेट क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसकी मदद से आप क्या करते हैं, यूनिवर्सल गेट की मदद से आप बाकी के पुराने दूसरे बेसिक गेट्स बना सकते हैं। उनके अलग अलग कॉम्बिनेशन से आप बेसिक गेट्स बना सकते हैं, इसीलिए उनको यूनिवर्सल गेट कहा जाता है। बेसिकली यूनिवर्सल गेट में जैसे हम लोगों ने कहा कि दो बेसिक गेट रहेंगे, एक नैंड गेट और दूसरा है नॉर गेट। सबसे पहले नैंड गेट को देखेंगे। नैंड गेट जो है ये असल में एंड प्लस नॉट गेट है, एंड गेट प्लस नॉट गेट। नैंड गेट का जो सिंबल है असल में बिल्कुल एंड गेट ही की तरह होता है, बुलेट की तरह, बस एक छोटा सा सामने एक बबल होता है, बबल बोलते हैं इसको। एंड गेट के सामने अगर ऐसा बबल रहा तो वो क्या करेगा? आपको नैंड गेट इंडिकेट करता है, ए बी वाई। इसकी अगर बूलियन इक्वेशन आप देखेंगे वो क्या रहेगा? y इक्वल्स टू ए इंटू बी होल बार। बार का मतलब इनवर्स, ए इंटू बी होल बार। मतलब ए और बी का जो भी आउटपुट रहेगा, ए इंटू बी यानी एंड गेट का जो भी आउटपुट रहेगा वो उसको उल्टा कर देगा, नैंड गेट, है ना। क्योंकि यहां पर असल में ये ऐसा गेट है कि सामने ये एंड गेट तो है ना, मगर सामने इसके एक नॉट गेट लगा हुआ है। नैंड गेट में क्या है कि असल में है तो ये एंड गेट के सामने क्या है लगा हुआ? नॉट गेट लगा हुआ है। तो देखो एंड प्लस नॉट इज इक्वल टू आपका क्या बन गया? नैंड गेट बन गया। अब इसका ट्रुथ टेबल कैसा आएगा नैंड गेट का? तो भैया देखो, इनपुट ये रहेगा, आउटपुट ए बी वाई 0 0 0 1 1 0 1 1। अब देखो ये क्या कर रहा है? पहले तो मल्टीप्लाई कर रहा है, बाद में उसको इन्वर्स कर दे रहा है। तो 0 0 सा 0, एंड गेट क्या देगा? 0, मगर इन्वर्टर उसको उल्टा कर देगा 1। 0 1 सा 0, एंड गेट देगा 0, मगर इन्वर्टर उसका उल्टा कर देगा 1। 1 0 सा 0, मगर इन्वर्टर उसका उल्टा कर देगा 1। एंड गेट देगा 1 1 सा 1, मगर आपका इन्वर्टर उसका उल्टा कर देगा 0। तो आपने क्या देखा? y जो है, जो आउटपुट है वो लगातार क्या कर रहा है? उसको इन्वर्स कर दे रहा है। और फिर लास्ट यूनिवर्सल गेट, नॉर गेट। नॉर गेट क्या है? और गेट प्लस नॉट गेट। इसका सिंबल कुछ ऐसा होता है तो एरो की तरह ही,
सामने एक बबल आ गया ए बी वाई, है ना। तो ये असल में है क्या, और गेट के सामने एक नॉट गेट लगा हुआ, तो ये हो गया आपका नॉर गेट, है ना। उसकी बूलियन इक्वेशन क्या रहेगी, y इक्वल्स टू ए प्लस बी होल बार, बूलियन इक्वेशन y इक्वल्स टू ए प्लस बी होल बार, यानी ए प्लस बी के आउटपुट को आप क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे, इन्वर्स कर देंगे। ट्रुथ टेबल मान लो ये इनपुट है और ये आउटपुट है, ये ए है, ये बी है, ये वाई है, 0 0 0 1 1 0 1 1। ओके, तो अब ऐसा है कि और गेट क्या करेगा, 0 + 0 0 करेगा, उसका मगर नॉट गेट उसका उल्टा कर देगा, दैट इज 1। 0 + 1 को और गेट क्या करेगा, 1, इन्वर्टर उसको उल्टा कर देगा 0। 1 + 0 को और गेट क्या करेगा, 1, नॉट गेट उसका उल्टा कर देगा 0। 1 + 1 को और गेट क्या करेगा, 1 + 1 को और गेट क्या करेगा 1, मगर नॉट गेट उसका उल्टा कर देगा 0, है ना। तो ये दुश्मन है और गेट का, नॉर गेट, है ना, जो भी बोलेगा उसका वो उल्टा करेगा। नैंड हुआ क्या, नैंड हो गया क्या सभी का। फिर एक आता है डी मॉर्गन्स थ्योरम। ये सर्किट को सॉल्व करने में काफ़ी हेल्प करता है अपने को कम टाइम में। डी मॉर्गन्स थ्योरम, डी मॉर्गन्स थ्योरम। अगर मान लो ए डॉट बी होल बार है, किसी भी चीज़ का जैसा ए डॉट बी होल बार है, तो उसको आप लिख सकते हैं ए बार प्लस बी बार। ए प्लस बी होल बार है, तो इसे आप लिख सकते ए बार डी डॉट बी बार, है ना। तो इस तरह से इसको डी मॉर्गन्स थ्योरम कहते हैं। ये हमें काफ़ी हेल्प करता है इस सर्किट को सॉल्व करने में। लाइए जनाब पानी दीजिए।